ओके चलो बच्चों, तो लेट मी स्टार्ट। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हमने आपको डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। उसमें बहुत सारे सवाल भी किए थे। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है बेसिक। आप सबको मेरी आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है? Yes, sir. मिल रही है। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके चलो। तो No, बेसिक, sir. क्यों आवाज मेरी नहीं मिल रही है या फिर वीडियो नहीं दिख रहा है? हाँ, बस दोनों हो रहा है। दोनों हो रहा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लिखेंगे टॉपिक integration. Our next topic is integration. ठीक है। देखिए, जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया पीछे, आपको बताया हमने कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से कहते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसा होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसा होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब बात है इंटीग्रेशन की। देखो, इंटीग्रेशन को अगर मैं कहूं, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन का रिवर्स है, जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है डिवीजन, और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन का एडिशन। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। उसी तरीके से, उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के रिवर्स है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि डिफरेंशिएट जब आप करते हो तो पावर जो है वो घट जाती है। पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन का पावर जो है वो घट जाता है। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएट में छोटा कर रहे हो और इंटीग्रेट में बड़ा कर रहे हो। जब आप ऐड करते हो तो नंबर बढ़ जाता है, और सब्ट्रैक्ट करते हो तो नंबर घट जाता है। मल्टीप्लाई करते हो तो बड़ा हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक, ओके। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रॉड है। लेट अस सपोज आई हैव अ रॉड लाइक दिस, ओके। इस रॉड की लेंथ L है। दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक। दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L। अगर मैं इस रॉड के कई सारे टुकड़े कर दूं, कई सारे पार्ट्स में इसको तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दूं। लेट अस सपोज मैंने इसका बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे एक लिया, और इस छोटे से पार्ट को, इस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट को मैं dx कह लेता हूं, और ऐसे ही कई सारे डिविजन्स कर लेता हूं। पूरे रॉड को मैं छोटे छोटे हिस्सों में, dx जैसे हिस्सों में मैं काट लेता हूं। पूरे रॉड को मैं dx जैसे हिस्सों में काट लेता हूं। सब के सब dx के बराबर है। बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल है। इतना छोटा है कि समझ लो कि पॉइंट के बराबर। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब रॉड का लेंथ L है, रॉड के छोटे से लेंथ को मैंने dx बोला, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि इन सारे स्मॉल एलिमेंट्स को मैं ऐड कर दूं, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, इन सब को मैं ऐड करता चला जाऊं, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? टोटल लेंथ ऑफ द रॉड आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir.
अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। अच्छा, जोड़ना कहां से कहां तक शुरू करना है, इसके लिए भी देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं लेंथ के रॉड के लेंथ को मेजर करता हूं तो रॉड का लेंथ यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे पहुंचने के बाद रॉड का लेंथ जो है वो L हो चुका होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू L होगा। ठीक, इस पूरे का जो सम होगा, समेशन होगा, वो L के बराबर होगा। यानी कि वी आर सेइंग दैट कि इफ वी ऐड ऑल द dx कंपोनेंट ऑफ दिस रॉड वी विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। इसको दूसरे तरीके से टेक्निकल भाषा में ये भी कहते हैं कि इफ वी integrate the smallest component of this rod, that is dx, we will get the total length of the rod, that is L। ऐड करेंगे सबको या एक को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, लेंथ ऑफ द रॉड। तो दो इसकी कहने का जो टेक्निकल तरीका है वो यही है कि इफ वी इंटीग्रेट द स्मॉलर पार्ट यानी कि dx, we will get the total length of the rod। ठीक, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, क्या सिंपल है, देखो इंटीग्रेशन का साइन ये है, और इसमें हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। सबको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटीग्रेट का साइन लगा के dx लिख देंगे। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, x बराबर 0, यानी कि जो पहला x जहां से लेंथ ऑफ द रॉड शुरू हो रहा है, जहां से रॉड शुरू हो रहा है वो वहां से लेकर के x बराबर L तक, x बराबर 0 से x बराबर L। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, L मिल जाएगा। yes तो सम ऑफ ऑल द dx लिखने के बजाय अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखूं तो एक ही मतलब है, एक ही मायने, और अल्टीमेटली आपको कैपिटल L ही मिलेगा। ठीक, इस वैल्यू को हम कहते हैं लोअर लिमिट, upper limit और इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। yes तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब समझ में आ गया कि जब हम छोटे टुकड़ों को जोड़ मिला देंगे सबको, जैसे मान लो एक दीवार है बड़ी सी, एक दीवार है बड़ी सी, और ये दीवार छोटे छोटे ईंटों से बनी है, ईंट से बनी है, ईंट से, ठीक है, पूरी दीवार बनी है। अगर मैं सब सारे ईंट को लेकर के जोड़ दूं तो लेंथ ऑफ द वॉल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं एक काम करूं कि एक ईंट को ले लूं, एक ब्रिक को ले लूं, उसका डायमेंशन मुझे पता हो और सारे ब्रिक का डायमेंशन वही है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दूं तब भी निकल जाएगा, yes है ना, सिंपल। या इसको टेक्निकल मेथड में क्या कहते हैं, इंटीग्रेट। अगर एक ईंट को इंटीग्रेट कर लो तो पूरा लेंथ ऑफ द वॉल निकल आएगा। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जो आपको वैल्यू को बढ़ाने में यानी कि टोटल सम करने में काम आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का कैसा होगा, देखो किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसा होगा। शिरीन तुम अभी आ रही हो? yes sir क्यों बेटा इतना लेट क्यों? कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, ओके। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है, हेलो। अच्छा सॉरी, किसी ने म्यूट कर दिया गलती से मेरे को। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है इंटीग्रेशन, TIATION, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा मैंने बोला जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन रिवर्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिवर्स है, वैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी रिवर्स है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये समझाया कि मान लो मेरे पास एक रॉड है। अच्छा, मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन में आप देखते हो कि जैसे मान लो डिफरेंशिएट करना है मेरे को x की पावर 5 को, ठीक है, जब आप डिफरेंशिएट करते हो x की पावर 5 को तो आपको क्या मिलता है, x की पावर 4, 5x की पावर 4। तो x की पावर रिड्यूस हो जाती है ना,
तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो पावर वेरिएबल की रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे आगे तो पावर इंक्रीज करेगा, यानी कि एक रिड्यूस करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, तो रिवर्स हो गया ना। इसको मैंने इस तरीके से समझाया कि मान लो मेरे पास एक रॉड है और उस रॉड को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ दूं, और उस एक स्मॉल कंपोनेंट का नाम क्या देंगे हम, dx। ठीक, ओके, कई सारे स्मॉल कंपोनेंट्स इसके बना देता हूं मैं। ठीक, और उन स्मॉल कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड करता चला जाऊं तो क्या हमें टोटल लेंथ l मिल जाएगा पूरे रॉड का? बोलो शिरीन। यस सर, मिल जाएगा। आप माइक ऑन रखिए, आप ही को बता रहा हूँ सिर्फ अभी इस वक्त, ठीक है, ओके। इसको ये ना कहने की बजाय कि वी आर एडिंग ऑल द dx टू गेट l, वी आर सेइंग दैट वी आर इंटीग्रेटिंग dx टू गेट l, मतलब सेम है। सारे dx को ऐड करके l लेकर आओ या dx को इंटीग्रेट करके l लेकर आओ, मतलब सेम है। इंटीग्रेशन खाली एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक। अच्छा, जब रॉड के लेंथ को मेजर करना शुरू किया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रॉड का लेंथ आपका 0 है और इस पॉइंट पे रॉड का लेंथ आपका l कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब मैंने dx को इंटीग्रेट किया तो dx कहां से लेकर कहां तक है, तो dx x बराबर 0 से भी शुरू हो रहा है और सारे dx सारे dx सारे dx सारे dx सारे dx ये ऐड होते 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 अंतिम जो dx है वो x बराबर l पे है, तो इसको x अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो l आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये dx को इंटीग्रेट करने का हमारा यही तरीका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है वो देखो। जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ना आपको, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला है, देखो। इंटीग्रेशन का साइन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक। इसको इंटीग्रेट अगर मैं करता हूं तो इंटीग्रेशन का बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखो x का पावर क्या है, यहाँ पे n है, तो x के पावर को एक इंक्रीज कर दो, एक बढ़ा दो, 1 ऐड कर दो, और जो भी आएगा उसी से डिवाइड कर दो। यानी कि अगर x के पावर 4 होता तो मैं 1 ऐड करके 5 बनाता और 5 से डिवाइड भी कर देता, ठीक है। प्लस सी खाली बस लिखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए, जब डेफिनिट करेंगे तो प्लस सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो ये है, अगर मैं डेफिनेट करता, देखो x टू द पावर n dx, डेफिनेट का मतलब है जिसमें लिमिट्स दिए हों। मान लो लिमिट दिया है कि ये x1 टू x2, तो अब इसका क्या आता रिजल्ट, इसका रिजल्ट सेम आता वही x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट्स को हम जरूर लिखते हैं, लोअर लिमिट को नीचे x1 और अपर लिमिट को ऊपर x2, ठीक है। और इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, ठीक। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको सवाल दे दूं, क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 2 dx को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि ये होगा x टू द पावर, जो पावर है उसको n कहते हैं, ये 2 और प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। बोलो समझ में आया वर्षिता, शिरीन एंड ताशी? यस सर। ओके, मैं यहाँ पे अगर लिमिट लगा देता, मान लो यहाँ पे लिमिट लगा देता 1 और यहाँ पे 2, क्या करते, लिमिट भी डाल देते, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, और लिमिट का मतलब ये होता है कि पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे वेरिएबल की जगह, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करेंगे सबट्रैक्ट के साथ। देखो पहले अपर लिमिट हमारा कितना है बेटा, अपर लिमिट हमारा यहाँ पे 2 है, तो पहले अपर लिमिट को x की जगह पे लिखेंगे, अपर लिमिट को x की जगह पे लिखेंगे, तो x की जगह पे मैं 2 लिखूंगा और पावर 3 है अपॉन 3, लिख लिया। पहले अपर लिमिट को x की जगह पे लिखेंगे, x की जगह पे मैंने 2 लिख दिया और पावर 3 था x का, तो पावर 3 हो गया अपॉन 3, और इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अब लोअर लिमिट को लिखेंगे x की जगह पे,
जहां जहां पे x होगा वहां पे लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, यानी कि 1 की पावर 3/3 ये हो गया, यानी कि ये होगा आपका 8/3 माइनस 1/3, तो ये आंसर आएगा 7/3। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो। सर एक बार और बता दीजिए। ओके, ये लिमिट रखने से पहले समझ में आया होगा ना, यस यहाँ तक आया होगा ना। यस सर। हाँ, यस सर। लिमिट कैसे रखते हैं बेटा, लिमिट कैसे रखते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि लिमिट रखने के लिए ये जो अपर लिमिट है ना, पहले x की जगह पे पुट करेंगे, तो x यहाँ पे है, तो x की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया, अपर लिमिट डाल दिया, और जो पावर है वो वैसा ही रहेगा, जो डिवाइड में था वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ x की जगह पे हमने 2 डाला है, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक। और इसके बाद माइनस साइन डालेंगे, इसके बाद जैसे 2 पुट किया था हमने, अब वैसे 1 पुट करेंगे हम, वैसे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे हम, ये यहाँ पे 1 डालेंगे, तो अब 1 डाल दिया मैंने, बाकी जो जो भी जैसा है वैसे ही रहेगा। तो 2 का क्यूब होगा आपका 8, 2 2 जा 4 2 जा 8/3 माइनस 1 का क्यूब होगा 1/3, 3 लोगे एलसीएम तो 8 माइनस 1 होगा 7/3। समझ में आया? यस सर। ओके, एक और सवाल देता हूँ, सिंपल वाला, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यस x की पावर 4 dx, ये 1/2, चलो जल्दी से इसको इंटीग्रेट करो। यस 31/5। कितना, 31/5? यस सर। ओके, लेट्स चेक फॉर अदर्स। देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ये 4 प्लस 1, और आपके लिमिट्स कितना है 1, 32/5। 32/5, शेरियन कह रही 31/5, तो x की पावर 5 अपॉन ये 5, और लिमिट कितना है बेटा, लिमिट है आपका 1 और 2, और ये क्या आएगा 32/5। हाँ 2 की पावर 5/5 माइनस 1 की पावर 5/5, ये आएगा 32/5 माइनस 1/5, ये आएगा 31/5। किसका सही है, शेरिन का। शेरीन का सही है, गुड शेरीन, हो गया। चलो और क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। 4x³ dx और लिमिट है आपका इस बार 2 और 4। चलो तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है ना इसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है, पहला काम। तो ये 4 आ गया बाहर, और x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये yes, 2 और ये yes. होगा ना, यस ओके। अब क्या लिखेंगे, ये 4 बाहर ही रहेगा अभी भी, और ये 4 की पावर 4, अपर लिमिट पहले पुट किया, 4 की पावर 4/4 4 पावर 4 माइनस की पावर 2 की पावर 4/4, ठीक है। तो अब देखो एक 4 से, हाँ एक 4 से एक पावर कट जाएगा ना, और यहाँ पे एक 4 से 2 पावर कटेगा, 2 पावर कटेगा ना, तो 4 × 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और माइनस और ये 4, तो ये होगा 4 × 60 यानी कि 240। बोलिए आई बात समझ? यस सर। यस गुड, वेरी वेरी गुड।
मान लो इस बार ऐसा सवाल हो, ऐसा हो 4/x² हो, 4/x² dx और यहाँ पे लिमिट है -1 से +1। चलो जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए फटाफट। तो इसमें भी बाहर कर लेंगे ना 4/x²। इसमें भी 4 बाहर आ जाएगा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। यस सर, यस। सबसे पहला काम, ये 4 रहेगा बाहर, ये -1 और ये +1। ठीक, इसके बाद ये 1/x² ही सिर्फ अंदर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना होगा, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, है ना, 1/x²। तो इसको क्या करेंगे आप इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि x⁻² लिखोगे आप। बोलो क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसा हाँ यस सर। लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये 4 बाहर ही रहेगा और x की पावर है -1, तो x की पावर -1 और उसमें 1 ऐड करते हैं हम लोग, फिर -2 + 1 और ये क्या क्या है लिमिट, -1 2 + 1। ठीक, तो अभी ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा 4 x की पावर -1/-1। ठीक, और अब ये हो जाएगा 4 ये -1/x। बोलो क्या ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x की पावर -1 नीचे आके बनेगा x यस सर। और ये -1 तो माइनस साइन देगा, तो -1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिमिट्स पुट करना शुरू करेंगे। पहले 1 पुट करेंगे x की जगह पे, जहाँ पे x है वहां पे। ठीक, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा 4 रखेंगे बाहर, -1/+1, x की जगह पे +1 पुट कर दिया। इसके बाद माइनस साइन लगाना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या था, -1/x था, तो -1 ये हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है बेटा, 4 -1/1 विल बिकम -1 और माइनस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो -1 -1, तो कितना होगा, -2 × 4 विल बी -8। -8 -4 और -8 आया समझ में, यस। कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा रिपीट कर देना। कहाँ से रिपीट कर दूं, ये जो मैंने यहाँ तक जो मैंने चेंज किया, बोलो यहाँ तक समझ में आया जो मैंने यहाँ तक चेंज किया है। यस सर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का। वो ये कहता है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे जो x का पावर है वो कितना है, -1 है, और +1 अपॉन ये -2, यानी कि जो पावर है +1, सेम जो ऊपर लिखा वो यहाँ लिखा, जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद -2 + 1 क्या होगा बेटा, -1,
और नीचे में भी -2 + 1 क्या होगा? -1। तो 4 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1, ये क्या बनेगा? x की पावर -1 क्या होगा? देखो यहाँ पे x की पावर -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन x, है ना? यस अब लिखा था यहाँ पे -1 भी लिखा था नीचे ना, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन -x, यानी कि -1 अपॉन x। बोलो टाशी पुंचुक। Yes, sir. तो x के पावर -1 अपॉन -1 को हम -1 अपॉन x लिख सकते हैं। अब हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले, इसके बाद सब्ट्रैक्ट, देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा? +1, तो x की जगह पे पुट करते हैं ना, +1 पुट करेंगे x की जगह पे, अपर लिमिट पुट किया, ठीक। तो ये 4 जैसा था वैसे ही रहेगा, उसके बाद ऊपर था -1, नीचे x था तो x की जगह पे अपर लिमिट पुट किया, कर लिया। फिर माइनस साइन, इसके बाद लोअर लिमिट पुट करना है x की जगह पे, बाकी चीजें सब वैसी ही रहेंगी, बाकी चीजें वैसी रहेंगी। तो ये आपका -1 रहेगा ऑलरेडी, नीचे में x की जगह पे -1 डाल देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, खाली ये माइनस बचा, तो ये -1 और माइनस और फिर 1, -2 इंटू 4 -8। बोलो Yes, sir. प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, वो लिख लो। पहले है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, विल गिव यू x। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी एक नंबर है a dx, तो दैट विल बी इक्वल टू ax। बोलिए। सर, इससे पहले जो आपने फॉर्मूला बताया था, हाँ तो उसमें आप बोले थे कि प्लस से क्यों लिए थे, मतलब उसके फॉर्मूला वो, के बाद? हाँ वो इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर ऐसा मानते हैं कि इंटीग्रेट होने के बाद कोई कांस्टेंट टर्म भी आएगा, इसलिए प्लस सी लिखते हैं। उसके जब इंटीग्रेशन आप मैथ्स में पढ़ोगे ना, तो फिर आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हमें यस पढ़ा दूंगा, बट वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो फॉर्मूला का पार्ट है, समझ लो, उसकी एज सच जरूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस हाँ ओके। थर्ड ओके। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, जो मैंने कराया पॉलिनोमियल फंक्शन, वो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू क्या होगा? Minus cos डिफरेंस, x. हाँ डिफरेंशिएशन जो है, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो साइन का होता है कॉस, तो यहाँ पे कॉस का होगा माइनस, साइन का होगा माइनस कॉस, ठीक है। नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx Sin होगा x. sin x। सब में चाहो तो प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये होगा tan x, वहाँ पे tan x का 10x. डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था ना, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, ठीक। नंबर 6 के बाद नंबर 7, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया, cos हो गया, sec स्क्वायर हो गया, cos sec स्क्वायर क्या होगा? Minus cos x square x. माइनस माइनस Cot cot x. x, माइनस कॉट एक्स Minus cot x. ठीक है। है। इसके बाद sec x यस tan x, इसका क्या होगा बोले? sec x, sec x इंटू tan x, क्या होगा? sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इक्वल टू होता है माइनस cosec x। कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का स्टिल e टू द पावर x ही रह जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यस ex ex. ये जनरल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का और पॉलिनोमियल का। आई बात समझ? आगे बढ़े।
लेकिन टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें अभी जो पढ़ना है, हमें जो अभी पढ़ना है वो पढ़ना है किसी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो देखो पहले बात करते हैं लीनियर रॉड का। लीनियर चार्ज रॉड की बात करते हैं, ठीक है। यस शरीन अभी आई हो? Yes, sir. तुम कहाँ चले जाते हो, बीच बीच में बोलो, अच्छी बात नहीं है ना ये तो। अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। अच्छा ओके सर चलो क्लास कोई बात रिकॉर्ड होती है ना? नहीं। हाँ रिकॉर्ड होती है, शायद होती है, एक मिनट। ठीक है, पहले बात करते हैं चार्ज रॉड की। देखो बहुत सिंपल है ये, जो मैंने डिफरेंशिएशन आपको पीछे पढ़ा है बस वही यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। तो एक रॉड है जिसका लेंथ हमारे को पता है कि वो L है, ठीक है। दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब इस रॉड से कुछ a दूरी पर एक पॉइंट P है, मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत इजीली कैलकुलेट किया था हमने। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट चार्ज से निकालेंगे तो पॉइंट चार्ज के टॉपिक में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, वहां पे कूलम्स लॉ लगा के यूज किया था। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे कूलम्स लॉ तो लग ही नहीं सकता, कूलम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है ना शेरीन? अच्छा, तो इसी के लिए मैंने आपको पीछे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाया कि अगर मान लो इस यूनिफॉर्म चार्ज रॉड को मैं कई हिस्सों में डिवाइड कर लूं, छोटे छोटे इसके एलिमेंट्स ले लूं, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लूं, इसके ऊपर मान लेते हैं टोटल चार्ज जो है वो प्लस Q है, ठीक है। इसके छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स ले लूं, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कई सारे एलिमेंट मान लो, पूरे रॉड को मैं छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील कर दूं, ठीक है, और हर एक छोटे एलिमेंट का चार्ज मैं dq मान लूं, हर एक छोटे एलिमेंट का चार्ज मैं dq मान लेता हूं, ठीक, सबको dq मान लेता हूं, ठीक। तो अब जो dq है ये बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल है, इस एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं और करने के बाद फिर हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब जब कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसी पॉइंट चार्ज यानी कि dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और हमें तो पूरे रॉड की वजह से निकालना है। तो मैंने जो आपको पीछे इंटीग्रेशन पढ़ाया वो क्या पढ़ाया कि अगर मुझे स्मॉल एलिमेंट की कंपोनेंट, स्मॉल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी पता हो तो पूरे रॉड की प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं बाय एडिंग ऑल द dx, है ना। यहाँ पे स्मॉल dq की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सारे dq की वजह से ऐड कर दूं या इन शॉर्ट इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज रॉड आ जाएगा।
तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखो सबसे कितना शानदार वाला है। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्मॉल डी क्यू है, ये जो स्मॉल डी क्यू है, इसको मैं एलिमेंटल चार्ज मान लेता हूँ। एलिमेंटल चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज क्या मान लेता हूँ? पॉइंट चार्ज। अब क्या मैं इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कोई भी एक चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं डी क्यू। ये जो डी क्यू है ये एक्स डिस्टेंस दूर है, कहाँ से? पी पॉइंट से। कितना दूर है बेटा? एक्स डिस्टेंस दूर है। अच्छा, जो डी क्यू है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी। इस डी क्यू के थिकनेस को मैं dx कह लेता हूँ। क्या कह लेता हूँ? डी क्यू के थिकनेस को मैं dx, इसके ऊपर चार्ज है डी क्यू और इसके थिकनेस को dx। जैसे मान लो लेंथ का, रॉड का लेंथ l है और चार्ज q है, वैसे ही डी क्यू के थिकनेस को मैं x मान लेता हूँ, चार्ज डी क्यू है। अच्छा, तो अब कूलम्स लॉ तो अप्लाई कर सकते हो आप, तो मैं लिख लेता हूं दैट यूजिंग कूलम्स लॉ ड्यू टू डी क्यू। बोलो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अच्छा, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी तो डी क्यू डी होगा। डी क्यू छोटा चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी पी पॉइंट पर वो भी छोटा ही होगा, डी। एंड दैट डी विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको? के क्यू स्क्वायर। बोलो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला? Q1 Q2 upon R. के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, डी टू पॉइंट चार, तो के इंटू क्यू, यहाँ पे क्या? के इंटू डी क्यू अपॉन डी क्यू से डिस्टेंस कितना है? मैंने एक्स माना, कोई भी एक पर्टिकुलर डी क्यू ले लिया तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस लिया तो एक्स स्क्वायर। कितना हो गया? एक्स के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये एक स्मॉल डी क्यू की वजह से आया, कई सारे डी क्यू हैं तो उन सारे डी क्यू की वजह से डी को जोड़ना पड़ेगा। सारे डी को डी 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 जोड़ोगे कहां से कहां तक? पहला डी क्यू जो है वो x बराबर 0 पर है और जो आखिरी डी क्यू है वो x बराबर l पर है। तो x बराबर 0 से x बराबर l तक इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा हमारा काम। यानी कि अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना होगा तो इन सारे डी क्यू को डी को इंटीग्रेट कर लूंगा। हर डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी आएगा, उन सारे डी को इंटीग्रेट कर लूंगा। कहां से लेके कहां तक? कहां से लेके कहां तक? जब x बराबर 0 और जब x बराबर l है तब। ठीक है, तो ये होगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और ये है 0 और ये है कहां से कहां तक? x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से लेके l तक होगी। अच्छा, मैंने आपको पीछे पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे क्या यहाँ पे? हाँ चलो यहीं पे ले लो, यहाँ से ले लो। जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dx आना चाहिए। जब जब हमने x को इंटीग्रेट किया तो वहां पे dx आया, यानी कि अगर मैं मेरे पास हो t dx तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा dx के टर्म में, t के लिए dt आना चाहिए, है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है वो क्या है? x है, x की वैल्यू पहले 0 है बाद में l हो रहा है ना। अब यहाँ पे जो टर्म d के फॉर्म में है वो तो dq है, तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। x कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ dq। x तो x के टर्म में ही इंटीग्रेट होगा, q तो q के टर्म में ही इंटीग्रेट होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मुझे कुछ x और dq का रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लास 11th में पढ़ा होगा लीनियर मास डेंसिटी, सेंटर ऑफ मास टॉपिक में। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि एक छोटे से लेंथ में इस रॉड की चार्ज कितनी है? चार्ज अपॉन लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लिखते हैं चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज अपॉन लेंथ। बात समझ रहे हो मेरी? अच्छा,
यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द रॉड है Q, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड है L। लेकिन अगर मैं dq चार्ज की बात करूंगा तो dq के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? dq एलिमेंट पे चार्ज है dq और इसका लेंथ, इसका थिकनेस है dx, है ना? यस सर। हाँ, यानी कि यहाँ पे देखो dq बराबर होगा लैम्डा dx। आ गया? यस सर। यस अब dq की जगह पे वहां पे लैम्डा dx पुट कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। यस Yes, sir. हर्षिता, टाशी, शिरीन, Yes, sir. शिरीन, आपको समझ आ रहा है? नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था आपका? k dq बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x बराबर 0 से x बराबर एल। x। ठीक, तो k को बाहर ही लिख लेंगे और dq की जगह पे पुट कर लेंगे लैम्डा dx, 0 से L। ठीक है, तो ये हो जाएगा k, लैम्डा भी बाहर होगा, लैम्डा भी कांस्टेंट है, और ये 1/x² dx। बोलो ऐसा ही हो गया ना? बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, k इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बोलो q/L। लैम्डा की वैल्यू क्या थी? q/L, और x², 1/x², फिर क्या लिख सकते हो? x⁻²। ठीक है, तो ये होगा kq/L, और जब इंटीग्रेट करोगे x⁻² को तो होगा x⁻² प्लस 1/-2 और 0 से लेके L। ठीक है, यस यानी कि देखो ये kq/L x⁻1 अपॉन यहाँ पे -1, 0 से लेके L। बोलो कोई दिक्कत? नो। नो सर। तो kq/L, इसको क्या आप -1/x लिख सकते हो? बोलो, जैसे पीछे किया था हमने। हाँ यस सर। हाँ, अब लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर फिर लोअर। अपर लिमिट क्या है बेटा? L, तो पहले L पुट करो, -1/L, फिर माइनस और -1/0। ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, -1/0 इज नथिंग, है ना? यस सर। हाँ, तो ये होगा बेटा kq/L। ठीक है, अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके a+L तक होगी ना? a+L क्यों होगी? a+L क्यों होगी? देखो देखो, सॉरी, ये जो डिस्टेंस, अभी तो मैं सोच रहा हूँ a क्यों नहीं आया। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम द रॉड वो a है। ठीक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस वाले छोर पे देखो, ये पूरा ये अपना x है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे देखो, सॉरी, यहां से लेके यहां तक ये L है, यहां से लेके यहां तक क्या है? ये L है। ठीक है, और ये वाला जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है वो कितना है? a है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा बेटा? a+L। ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? a। तो dq का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो a होगा और मैक्सिमम होगा a+L। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे वो a से लेकर के a+L तक करेंगे। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मेरे को a के टर्म में आंसर मिलना चाहिए ना। लिमिट्स ना, खाली लिमिट को बस बदलो, बाकी सब सेम है, सब सेम है। ओनली यू हैव टू चेंज द लिमिट, राइट? बस, चलो देख बेटा,
तो क्या है आपका, ये है आपका ए और ये है आपका, समझ में आया नहीं है, बोलो भाई। हाँ, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है रॉड से वो ए डिस्टेंस है, तो रॉड 0 से लेके एल तक है, फिर वहां से ए है, तो पॉइंट से लेकर के रॉड के दूसरे छोर पे आखिरी पे आओगे तो ए और प्लस एल, और जो जहां से रॉड शुरू हो रहा है एक पॉइंट के बाद वो ए डिस्टेंस है। देखो ये आपका पॉइंट है, यहाँ से जब इस पॉइंट से हम चलेंगे रॉड की तरफ, तो यहाँ रॉड के पहले जब छोर पे पहुंचेंगे तो डिस्टेंस कितना चल चुके होंगे, ए, और जब आखिरी छोर पे पहुंचेंगे यहाँ पे तो डिस्टेंस कितना चल चुके होंगे, ए और प्लस एल, तो लोअर लिमिट कितना हो गया, ए और मैक्स, यानी कि अगर चार्ज यहाँ पे होगा तो एक्स की वैल्यू होगी ए, और जब चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू होगी ए प्लस एल। समझ रहे हो? यस सर। ओके ओके। शिरीन तुम समझ रही हो या नहीं, बोलो शिरीन। शिरीन मीटिंग में नहीं है क्या? हाँ, तो -1 अपॉन, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, -1 अपॉन ए प्लस एल और -1 अपॉन ए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, हो गया काम हमारा। लोअर लिमिट ए पुट कर लिया हमने, तो के क्यू अपॉन एल इंटू -1 अपॉन ए प्लस एल और +1 अपॉन ए, यानी कि E net is equal to KQ upon L into 1 upon A minus 1 upon A plus L. हो गया। Net electric field due to this point charge will be equal to KQ upon L into 1 upon L minus 1 upon A plus L. समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, बोलो बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। कोई भी दिक्कत नहीं है? नो सर। सर अगर निकालना होगा टोटल नेट चार्ज तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना उसमें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अब जैसे मान लो सवाल पूछता हूँ, चलो मैं अगर सवाल तुमसे पूछता हूँ कि मान लो ये रॉड है, इसका जो रॉड का लेंथ है बेटा वो है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉजिटिव चार्ज है, ये टोटल चार्ज है आपका 100 कूलम। ठीक है, तो अगर आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, फॉर्मूला क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है आपका के क्यू अपॉन एल इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। ये तो है ना फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर लीजिए। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 100 अपॉन एल है कितना, 10 टू द पावर 10 इंटू -2। ठीक है, 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 0.02 माइनस 1 अपॉन 0.02 और प्लस 0.1 ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? यस सर। अब ओके, आगे बढ़े। यस सर। जैसे मान लो एक और छोटा सा केस है, सेमी सर्कुलर वायर, कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर वायर है मेरे पास, ये भी, इस पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इस केस में कैसे निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कैसे निकालिएगा? एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है? सेंटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ सेंटर के ऊपर। इसका रेडियस कितना है बेटा? आर है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा आपका छोटा सा एलिमेंट डी क्यू एज्यूम करना पड़ेगा। इसका चार्ज कितना मान लोगे आप? चार्ज मान लो डी क्यू। ठीक है, और अब इस डी क्यू को जब आप इस सेंटर से देखेंगे तो ये छोटा सा एंगल बनाता होगा। मान लेते हैं ये जो डी क्यू है यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये छोटा सा एंगल कितना होगा बेटा? डी थीटा होगा। कितना एंगल होगा ये? डी थीटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
No, sir. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर की तरफ होगा। डी क्यू चार्ज की वजह से डी के इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ अवे होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर ये एंगल आपका थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे आपके, ये बनेगा डी कॉस थीटा, पढ़ाया था वेक्टर, यस ये होगा डी साइन थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या करोगे, अब देखोगे ध्यान से, अगर ये डी क्यू मेरा यहाँ नहीं होता, मान लेते हैं इस डी क्यू को कहीं यहाँ होता, मान लेते हैं कहीं यहाँ होता, जब कहीं यहाँ होता तो इन दैट केस आपका, सॉरी, इन दैट केस आपका इस तरीके से डी थीटा बनता आपका, देखो ये आपका डी थीटा होता, ठीक है, ये आपका थीटा होता, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, आपका इधर होता डीई, और फिर ये ना फिर जो है आपका ये थीटा, मतलब ये थीटा होता आपका, ठीक है, फिर ये एंगल आपका थीटा होता, और फिर यहाँ पे देखो डी कॉस थीटा होता, और इसके बाद फिर इधर फिर डी साइन थीटा होता है, होता नहीं होता। तो क्या अब ये डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते कि नहीं करते, करते, डी कॉस और डी कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देते ना। तो इस तरीके से जितने जो भी राइट साइड में जो भी कंपोनेंट्स होंगे डी क्यू वाले, उन सब का एक मिरर कंपोनेंट इधर भी होगा, ठीक है। तो यानी कि डी कॉस थीटा अल्टीमेटली ये होगा कि सारे लेफ्ट वाले और राइट वाले सारे डी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो डी कॉस थीटा को हमें यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ सारे डी साइन थीटा को ही इंटीग्रेट करना होगा। बात आई समझ, बात आई समझ, बोलो। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑल डी कॉस थीटा विल गेट, पिछले केस में जो रॉड के केस में जब हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिली, ये मिला होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव डी क्यू है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म लीनियर रॉड था, लेकिन ये तो लीनियर रॉड नहीं, ये तो सेमी सर्कुलर वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा। यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तुम्हारा इधर आया और इसकी वजह से दो कंपोनेंट्स बने, डी साइन एंड डी कॉस, और इस कंपोनेंट की वजह से हमें डी कॉस और डी साइन बाकी सारे डी क्यू पॉसिबल डी क्यू की वजह से देखना पड़ा, और हमने ये पाया कि सारे डी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और सिर्फ डी साइन थीटा ही इंटीग्रेट होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो डी बेसिकली हमको निकालना है वो क्या होगा, डी साइन थीटा होगा, और डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पहले डी की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू बोलो, यहाँ पे जो डी की वैल्यू होगी वो होता है के इंटू डी क्यू अपॉन, के इंटू डी क्यू अपॉन, बोलो कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है ना, ये डी क्यू का डिस्टेंस सेंटर से कितना आर है ना, तो डी क्यू की वजह से हम लोग सेंटर पे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी क्यू और आर सेंटर का डिस्टेंस आर है, तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी को, तो बेसिकली हम डी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और डी की वैल्यू तुम्हारी क्या है, सॉरी डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, और डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू लिखेंगे साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इसमें क्या चीज वेरी होने वाली, इसमें वेरी होने वाली चीज तो थीटा है ना, इसमें जो वेरी होने वाली चीज है वो थीटा है ना। यस सर, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जब डी क्यू तुम्हारा, अरे जब डी क्यू तुम्हारा यहाँ पे है तो ये एंगल थीटा है, जब डी क्यू तुम्हारा यहाँ होगा तो एंगल बढ़ जाएगा, डी क्यू यहाँ होगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, डी क्यू यहाँ होगा तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे डी क्यू सर्कुलर वायर सेमी सर्कुलर वायर पे आगे शिफ्ट करता चलेगा, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो सिंस थीटा की वैल्यू चेंज, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थीटा है, यहाँ पे थीटा, वहाँ पे एक्स वेरिएबल था, डिस्टेंस वेरिएबल था, यहाँ पे एंगल वेरिएबल है, एंगल वेरिएबल है ना। देखो पहला डी क्यू तुम्हारा कहाँ पे हो सकता है, तुम्हारा पहला डी क्यू यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ डी क्यू हो सकता है, यहाँ डी क्यू हो सकता है, यहाँ डी क्यू कहीं डी क्यू कहीं भी हो सकता है।
आखिरी डी क्यू यहाँ हो सकता है, पहला डी क्यू यहाँ पे 0 डिग्री पर हो सकता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और आखिरी डी क्यू दोबारा होगा थीटा बराबर 180 डिग्री यानी कि पाई। ये तो होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो अब इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल लिखेंगे के बाहर और आर स्क्वायर भी बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा? डी क्यू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा कभी भी इंटीग्रेट होगा तो थीटा के टर्म में होगा, यानी कि साइन थीटा डी एक्स, डी थीटा करेंगे तब जाके ये आएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ पे जो लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको तुम थीटा ही समझा करो। जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर यहाँ पे तो साइन एक्स डी एक्स, तो जो एंगल यहाँ पे एक्स होगा वही एंगल यहाँ पे होगा एक्स। अगर मैं लिखता साइन थीटा और डी थीटा तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा। समझे बात को? तो जो एंगल रहेगा उसी के टर्म में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट हम लोग करते हैं। तो यहाँ थीटा है तो थीटा के टर्म में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो डी क्यू है तो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, इंटीग्रेट ही नहीं होगा। क्या करें? यानी कि डी क्यू थीटा के बीच में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। सिंपल है। तो क्या करेंगे कि जो आपका एलिमेंटल पार्ट है वो देखो क्या है, वो आपका एलिमेंटल पार्ट कुछ यही वाला है ना, ये आर है, ये आर है, ये एंगल डी थीटा है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है। इसके लेंथ को हम कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। इसके लेंथ को हम कुछ और मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला निकाल लो। चलो तुमने लेंथ ऑफ आर डायरेक्ट निकाल लो। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है? बोलो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है कि नहीं होता? होता है सर। 360 से 2 पाई कट गया सर, तो क्या बचा? आर थीटा आर। अच्छा, यहाँ पे इस आर का एंगल कितना है? डी थीटा है ना, तो लिखेंगे डी थीटा, तो आर डी थीटा। लेंथ ऑफ आर्क हो गया आर डी थीटा। तो जब हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें रिलेशन देगा सबके बीच। तो ये होता है लैम्डा अप इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे टोटल चार्ज है क्यू, और लेंथ सेमी सर्कुलर वायर का लेंथ कितना होगा? यानी कि सेमी सर्कुलर वायर का सर्कमफेरेंस कितना होगा? पाई इंटू आर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। डी क्यू के लिए कितना होगा सर लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो लैम्डा इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन, डी क्यू का लेंथ कितना है? आर डी थीटा, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू होगा लैम्डा आर डी थीटा। अब इसको हम डी क्यू की जगह पे पुट कर देंगे, अब हमारा काम हो जाएगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या क्या था हमारा? के अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, यानी कि लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 डिग्री से होगा पाई तक। मैंने बोला थीटा कहाँ से कहाँ? 0 से लेके पाई तक, है ना। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, लैम्डा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे आर स्क्वायर भी है, और डी थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हर्षिता? माइनस कॉस थीटा। तो लिखेंगे के इंटू लैम्डा इंटू माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स क्या है बेटा? 0 से लेके पाई। आर कहाँ गया सर? अच्छा, नीचे आर रहेगा, सॉरी। तो ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, ठीक, और माइनस कॉस पाई। कॉस ये पाई आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर माइनस एक फॉर्मूला वाला माइनस, और एक आपका जो क्वेश्चन इसमें है आपका ये सॉल्यूशन में है माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया के लैम्डा अपॉन आर इंटू माइनस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हर्षिता? जल्दी बोलो। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है नहीं होती है? हाँ होती है। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है नहीं होती है? होती है। होती है। लैम्डा की वैल्यू क्या आया था? के अपॉन पाई आर आया था। Yes, sir. हाँ, के अपॉन आर इंटू लैम्डा था, क्यू अपॉन पाई आर इंटू ये क्या है? 1 और 1 2। कुछ कटने वाला है? कुछ कटने वाला है? नो, कोई कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो लिखेंगे 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
सेंटर के ऊपर, एट सेंटर। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं है। चलो अब देखो, एक और केस में तुम्हें सुना देता हूँ, लीनियर फाइनाइट चार्ज रॉड। लीनियर फाइनाइट चार्ज्ड, लीनियर फाइनाइट चार्ज्ड। तुम्हारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर चार्ज्ड फाइनाइट रॉड। अब इस रॉड की लेंथ को मैं L मान लेता हूँ। ठीक है, और इस रॉड से कुछ a डिस्टेंस अपार्ट मेरे पास एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इसका जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो फाइनाइट है, फाइनाइट है। क्या करेंगे, सेम चीज dq मान लेंगे, कहीं ना कहीं dq होगा, कहीं ना कहीं dq होगा, dq मान। तो मान लेते हैं कि इस लाइन से L लेंथ ऊपर एक छोटा सा कंपोनेंट इसका थिकनेस dl है। ठीक है, और जिसके ऊपर चार्ज कितना है, dq है। ठीक, देखो राइट एंगल के अंदर। ठीक, यहां से इस वाले पॉइंट से मान लेते हैं आपका जो एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल आपका θ1 है, और ये जो एंगल है आपका वो θ2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं। मान लेते हैं कि जो एंगल है आपका यहां से लेके यहां तक, कोई और कलर लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। ये एंगल मान लेते हैं आपका फाई है। ठीक है, और ये जो DQ का जो एंगल है, छोटा सा जो एंगल ये वाला है, इस एंगल को जो थिकनेस का एंगल है इसको मान लेते हैं d फाई। क्या, d फाई। इस थिकनेस का जो एंगल है, छोटे से पार्ट का जो एंगल है वो d फाई मान लेते हैं। ठीक, अब मुझे एक बात समझा बेटा, इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हर्षिता? यस सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर ही होगी। नो सर, डेफिनेटली अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आगे। यस सर, अवे और ही होगी। अगर, हाँ, अगर ये एंगल फाई है तो क्या ये भी एंगल फाई नहीं होगा? फाई बोलो, ही होगी, फाई वर्टिकली होगा। अपोजिट। एग्जैक्टली, तो ये एंगल का डी कॉस फाई नहीं होगा? बोलो। यस सर। और क्या ये कंपोनेंट डी कॉस फाई और क्या ये कंपोनेंट डी साइन फाई नहीं होगा? होगी। साइन फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ओके, अब ये जो डी कॉस फाई है और जो डी साइन फाई है, देखो यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी पॉइंट लिए, जैसे मान लो आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लीजिए कि कहीं इधर की तरफ होगा, तो फिर से अब ये मान लीजिए आपने ये एंगल कुछ और ले लिया, अल्फा ले लिया, तो ये एंगल अल्फा होगा, तो यहाँ पे डी कॉस अल्फा होगा यहाँ पे।
ये, हाँ, हो और डी साइन ये होगा डी अल्फा साइन अल्फा होगा। तो अब देखिए डी अगर इक्वल एंगल पे आपने लिया है, ये फाई और अल्फा मान लीजिए इक्वल एंगल है, तो डी साइन फाई तो कैंसिल हो जाएंगे, बट डी कॉस फाई सारे ऐड होंगे। हाँ, यस, डी कॉस फाई कैंसिल नहीं होने जा रहा है। पिछले बार डी कॉस फाई कैंसिल हुआ था ना, इस बार Yes. डी, पिछले बार डी कॉस थीटा कैंसिल हुआ था, इस बार डी कॉस थीटा कैंसिल नहीं होगा, इस बार डी साइन थीटा कैंसिल होने जा रहा है। ठीक है, बात मेरी समझ गए आप? कौन सा सर कंपोनेंट इस टाइप के सारे क्वेश्चन में हाँ, इस टाइप के सारे क्वेश्चन में बोलिए। मतलब दो केस लेके चल रहे हैं ना आप? हाँ, तो आप हम उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है और क्या सिचुएशन और हो सकता है। अब कोई जरूरी थोड़े कि डी हर बार जो सारे बच्चे होंगे वो डी क्यू कंपोनेंट को वो ऐसे ही मानेंगे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। अच्छा, हाँ, वो डी क्यू को यहाँ भी तो मान सकते हैं। यस, तो अब डी क्यू आप कहीं भी मानो, बट डी क्यू तो होगा हर जगह। आपने डी क्यू एक स्मॉल एलिमेंट माना है इस रॉड का, वो स्मॉल एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। और अगर हाँ। ऊपर होगा तो डी कॉस और डी साइन पाई आपको मिल गया, और अगर नीचे होगा तो डी कॉस और डी। देखो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं ई परपेंडिकुलर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखो इस रॉड के परपेंडिकुलर है, रॉड के परपेंडिकुलर जा रहा है ना। और ये जो डी साइन फाई इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, ई पैरेलल। तो सारे ई पैरेलल जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और सारे ई परपेंडिकुलर जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस क्या मानते हैं, ये डिस्टेंस हम कुछ और आर मान लेते हैं, तो क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। डी क्यू से डिस्टेंस आर है पॉइंट का, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं हम लोग। लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, वो निकाल के रख लो। लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ एल है। ठीक, डी क्यू चार्ज के लिए लैम्डा कितना होगा, ये होगा डी क्यू अपॉन डी क्यू का जो थिकनेस है वो कितना डीएल है, तो अपॉन डीएल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। इस डी क्यू को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस डी क्यू को वहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट से पहले डी क्यू को लिख लो वापस से। तुम्हारा जो डी होगा वो होगा के इंटू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है ना, के डी क्यू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डी। ठीक, अब एक और चीज देखो, यहाँ पे जो वेरी होने वाली चीज है वो क्या है, यहाँ पे जो वेरी होने वाली चीज है वो तुम्हारा एंगल है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये फाई एंगल तुम्हारा चेंज होगा। एंगल तुम्हारा बार बार चेंज होने वाला है। जब एंगल चेंज होगा तो हमें एंगल के टर्म में फाई के टर्म में लाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। अब क्या करें यार, या तो डीएल के टर्म में इंटीग्रेट नहीं करना, फाई के टर्म में इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल टास्क है। अब क्या करें, देखो अब ये क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया था वो ट्रायंगल को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लो। कौन सा ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ। ऊपर वाले नीचे, तो एंगल कितना हो गया फाई, ये हाइट कितना है एल, और ये कितना है ए, और ये कितना है एंगल कितना है फाई। ठीक है, ये वाला ये चीज मैं करने जा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा है फाई, ये तुम्हारा है आर, ये तुम्हारा है ए, ये तुम्हारा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉस फाई निकालता हूँ तो बोलो क्या होगा, बी बाई एच यानी कि ए बटे आर। ठीक है, यानी कि आर इज इक्वल टू होगा ए कॉस फाई, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से तुम tan फाई निकालोगे बच्चे तो होगा tan फाई क्या होगा, p बाई बी एल बाई ए, होगा कि नहीं होगा बोलो। तो L इज इक्वल टू होगा कितना, a tan फाई, होगा कि नहीं होगा। L इक्वल टू a tan फाई हो गया। अब अगर मैं इस dl को इंटीग्रेट कर दूं, मुझे dl निकालना है ना, मैं dl को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं किसके टर्म में, फाई के टर्म में, तो ये होगा d अपॉन डी फाई ऑफ a tan फाई। a कांस्टेंट है बाहर जाएगा। tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, पढ़ाया मैंने,
tan का डिफरेंशिएशन क्या sec स्क्वायर नहीं होता, तो Yes, लिखेंगे हाँ हम देखो dl अपॉन d5 है, बेसिकली हमें dl निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे dl पुट करना पड़ेगा, हमको dl पुट करना है, dl को हटाना है, इसलिए हमें dl चाहिए। हमने l तो निकाल लिया पहले, l के बाद फिर dl लाने के लिए डिफरेंशिएट किया हमने किसके टर्म में, क्योंकि यहाँ tan का एंगल फाई है, इसलिए हमने फाई के टर्म में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो एक तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर फाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे dl इज इक्वल टू तुम्हारा आया a sec स्क्वायर फाई और इंटू डी फाई, ए sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब इस dl की जगह पे इसको वहां पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, r की जगह पे a cos फाई और dl की जगह पे क्या a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब यहाँ पे देखो फाई के टर्म में डिफरेंशिएट डी फाई हमारा आ गया। ठीक है, चलो नाउ क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, cos को, sin को, जल्दी बोलो किसको करेंगे, क्या सिर्फ डी को डिफरेंशिएट करेंगे या cos को करेंगे या sin को करेंगे, दोनों करेंगे, किसको करेंगे जल्दी बोलिए। क्या हुआ सर? डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डी cos को, डी sin को, डिफरेंशिएट किसको करेंगे जल्दी बोलिए ना। डी कॉस को, डी cos को करेंगे और डी sin को भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट रॉड है, आर की वैल्यू अलग अलग होगी जब ऊपर से नीचे आओगे, फिर एल की वैल्यू अलग होगी, थीटा अलग हो सकती है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं ई परपेंडिकुलर की, विच विल बी डी ई cos फाई, डी ई cos फाई। एंगल क्या रखेंगे, ये जो डी क्यू है वो यहाँ भी हो सकता है, ये डी क्यू यहाँ भी हो सकता है और ये डी क्यू यहाँ भी हो सकता है। तो जब यहाँ होगा तो ये एंगल थीटा 2, यहाँ होगा तो थीटा 1, तो थीटा 2 से थीटा 1। अच्छा एक चीज और देखो, जब हमने थीटा 1 को मेजर किया तो थीटा 1 तुम्हारा इस, ये हुआ थीटा 1, ये हुआ तुम्हारा थीटा 1, वो मेजर हुआ है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और थीटा 2 को हमने उल्टा मेजर किया, देखो ये उल्टा मेजर किया, तो ये होगा माइनस थीटा 2। ठीक है, तो माइनस थीटा 2 से, यानी कि एक नीचे से ऊपर तक, तो अगर एंगल नीचे वाला लोगे तो माइनस लोगे, ऊपर जाओगे तो प्लस लोगे, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, बस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, काम खत्म। डी की वैल्यू क्या आएगी, डी क्या आया था पीछे, हाँ के डी एल अपॉन के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे cos थीटा 2 से थीटा 1। ठीक है, के लैम्डा बाहर आ गया और थीटा 2 माइनस में थीटा 1, डीएल 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 क्या था बेटा पीछे, डीएल क्या आया था हमारा, बोलो, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डीएल आया था ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, और अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, देखो आर बराबर ए कॉस फाई, आर बराबर ए अपॉन कॉस फाई, ए अपॉन कॉस फाई। ठीक है, आर बराबर ए अपॉन कॉस फाई, यहाँ पे आर बराबर ए अपॉन कॉस फाई, ए अपॉन कॉस फाई, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन कॉस फाई ना, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, देखो ए से एक कट गया और कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सर, थीटा 1, तो ये होगा सेक स्क्वायर फाई और अपॉन ये होगा ए कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, तो ये से ये कट गया। ठीक है, तो 1 अपॉन ए भी तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, 1 अपॉन लैम्डा ए बाहर आ गया, डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे साइन फाई भी तो था ना यार, कहाँ चला गया हमारा, ये कॉस फाई क्यों छोड़ दिया मैंने। ठीक है, कॉस फाई, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई माइनस साइन फाई, बोलो साइन फाई। ठीक है, तो के लैम्डा अपॉन ए इंटू साइन थीटा 1
माइनस साइन थीटा 2, क्योंकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा ही होता है, इसलिए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा 2 ना, एक मिनट कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस और साइन माइनस थीटा 2, ये ठीक है। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा है ना, ये होगा के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 और प्लस ई परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर तुमको ई पैरेलल निकालना होगा तो तब क्या करोगे, डीई साइन 5 को डिफरेंशिएट करोगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, ये वही होगा के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इनटू के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा डीएल ना, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर इनटू साइन 5 माइनस थीटा 2 से थीटा 1। यहाँ पे क्या करोगे, के बाहर लैम्डा बाहर माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। डीएल की वैल्यू क्या थी, ए कॉस ए सेक स्क्वायर 5, ए सेक स्क्वायर 5 था ना, क्या था आपका ए सेक स्क्वायर 5 डी 5, ए सेक स्क्वायर 5 डी 5 अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 5 और इनटू साइन 5 है ना। ये से ये कट गया, ये सेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा के लैम्डा अपॉन ए और साइन 5 होता है माइनस कॉस 5 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 हो गया। तो के लैम्डा अपॉन ए यानी कि ये होगा तुम्हारा कॉस माइनस कॉस थीटा 1 और माइनस 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 कॉस माइनस थीटा 2, cos minus theta का इंटीग्रेशन cos minus theta is again cos theta, तो के लैम्डा अपॉन ए माइनस cos थीटा 1 और माइनस माइनस प्लस cos थीटा 2 यानी कि तुम्हारा होगा के लैम्डा अपॉन ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये हो गया तुम्हारा ई पर पैरेलल। बोलो हर्षिता तुमको समझ में आया, एक बार बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर जाके ना एक बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस मैंने ताशे पंचोक तुम क्यों खामोश हो भाई, Yes, sir. तुमको समझ में नहीं आ रहा है? आ गया sir. आ गया ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा काम ये किया, एक रॉड है, इस रॉड की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी इस पी पॉइंट के ऊपर जो कि ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डिस्टेंस दूर है और रॉड से, ठीक है। मैं एक डीक्यू एलिमेंट माना किसी परपेंडिकुलर से एल हाइट पे डीक्यू एलिमेंट मान लिया जिसका लेंथ हमने डीक्यू ले लिया, मान लेते हैं वो आर डिस्टेंस दूर है पी पॉइंट से, ठीक है, जो कि एल से क्या बोलते हैं कि फाई एंगल पर है, तो इसका एंगल डी फाई ले लिया और ये मान लिया थीटा 1 है, पूरे रॉड का जो एंगल है वो थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ठीक है, ये माइनस थीटा 2 मान लो, ठीक। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इधर की तरफ आया डी, तो ये होगा तुम्हारा डी कॉस फाई, ये होगा तुम्हारा डी साइन फाई। इसको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसको पैरेलल कहते हैं। परपेंडिकुलर निकालना है, जब परपेंडिकुलर निकालना होगा तो डी कॉस फाई करेंगे, जब पैरेलल निकालना होगा तो डी साइन फाई करेंगे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि D इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें निकालना था, बार बार हमने निकाल लिया, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और डी क्यू के जब लैम्डा निकालना हुआ तो क्या होगा डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू तो लैम्डा डी एल आ गया। डी क्यू तो आगे मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर डी एल यहाँ पे आ गया। डी एल को हमें डी एल नहीं चाहिए, हमें फाई चाहिए। हमने क्या किया, ये ट्रायंगल जो पीछे था वो ट्रायंगल हमने अज्यूम कर लिया, ये आपका ए था, ये आपका आर था, यहाँ से हमने आर निकाला, ए अपॉन कॉस फाई आ गया, और यहाँ से हमने एल निकाला, ए टेन फाई आ गया। लेकिन हमें एल भी नहीं चाहिए, हमें डीएल चाहिए, डीएल। तो डीएल चलने आने के लिए एल को इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एल को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया किसके टर्म में, डी फाई के टर्म में। डी फाई क्यों किया, क्योंकि एंगल जो यहाँ पे टेन का वो फाई है, इसलिए डी फाई के टर्म में डिफरेंशिएट किया। तो डीएल अपॉन डी फाई कितना होगा, डी अपॉन डी फाई ए टेन फाई, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो टेन फाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, वो था सेक स्क्वायर फाई, ठीक है।
तो डीएल की वैल्यू आ गई ए डीएल अपॉन डी फाइव इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव, यानी कि डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ये डीएल की वैल्यू अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुट किया। ठीक है, जब इस डीएल की वैल्यू को वहां पे पुट करोगे तो के लैम्डा डीएल की जगह पे पुट कर देंगे ये, और आर की जगह पे ए अपॉन कॉस फाइव पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हमने वैल्यू पुट की, डी है कि के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, फिर डीएल की जगह पे पुट किया ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, और के लैम्डा बाहर हो गया, और आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर के ए से कट गया, सेक कॉस स्क्वायर फाइव और सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव बन जाएगा सेक स्क्वायर फाइव, ये बनेगा सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये कॉस फाइव के इंटीग्रेशन होगा साइन फाइव और माइनस थीटा टू से प्लस थीटा टू, फिर वो लिमिट्स पुट किया, आंसर निकाला, फिर वैसे ही इसको डी ई साइन फाइव को इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? No, sir. एकदम जेन्युइन बताओ हर्षिता, वो सब नहीं ऐसी दिल रखने के लिए नहीं, जेन्युइन बताना, जेन्युइन। नो सर सच में बता रहे हैं, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे। बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा जाके घर पे। अब इसके बाद फिर 2-3 चीजें और पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे एक्सेस ऑफ ए चार्ज रिंग और मोशन ऑफ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से मूव करता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे। ठीक है, होपफुली कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगली क्लास में खत्म हो जाए और सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम लोग पहुंचे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, यानी कि मुश्किल से 3-4 या 5 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।